हेलो बच्चों, कैसे हो? जो अपने पिछले टाइम में पढ़ा था, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आपने पढ़ चुके हो क्या? आप पढ़ चुके हो? अपने क्या पढ़ा था बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा था ना। उससे पहले क्या पढ़ा था? फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, है ना? ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा था। ठीक है, और बच्चों आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ फ्रिक्शन से। ठीक है, कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन, जो ये लॉ मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? ठीक है, याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वापस याद कर लो। जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन में अपने पढ़ा था, ठीक है ना? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉ कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना? लिमिटिंग फ्रिक्शन किसका पार्ट है? स्टैटिक फ्रिक्शन का। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, ये कौन से लॉ को फॉलो करता है ना? कुछ पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि है क्या? अरे सर इतनी छोटी सी बात थी क्या? आ गया हमें समझ में। ठीक है, स्टार्ट करें स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? मतलब इसके जो कुछ पॉइंट्स है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मेरी बात सुनाई दी आपको? मेरी बात सुनाई दी? जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन समझते हो ना? जैसे ये है एक बॉडी एम मास की, ठीक है, तो एक फोर्स नीचे लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसका जो वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो बच्चों ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पे पड़ा है, ये भी क्या कर रही है? एक फोर्स लगा रही है, रिएक्शन फोर्स। वही वाली बात आ गई, अगर आप जमीन पे घूसा मारोगे, पंच मारोगे तो वापस आपके ही दर्द होगा। दर्द क्यों होगा? क्योंकि जो अर्थ है वो रिएक्शन फोर्स लगा रही है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है कि नहीं लग रहा? है ना? तो मैं इसी नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ बच्चों। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा था मैंने अभी? इसी की बात कर रहा हूं, है ना? यहां लिख दूं मैं फर्स्ट पॉइंट क्या कहा था बच्चों? क्या लिखा देखो मैंने? द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडी, है ना? दो बॉडी के बीच में, दो बॉडी तो है, एक तो ये सरफेस और एक ये जो बॉडी उसके पड़ी है, इन दोनों के बीच में क्या है? कांटेक्ट है ना? तो फ्रिक्शन कहां लगता है? जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना? किसकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों? टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दैम। इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, उसके इसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये देखो एफ लिमिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एन। ठीक है, यही बात कही अभी। ठीक है, ये जो नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एफ लिमिटिंग क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो बच्चों अब जब हम ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, डायरेक्ट एफ लिख दूं, ये लिमिटिंग नहीं लिखूं ना, चलेगा? तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल्स का साइन आएगा। ठीक है, और ये साइन हटाते ही क्या आएगा बच्चों? कोफिशिएंट आएगा। क्या आएगा? कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे ही मैंने ये साइन हटाया तो क्या आएगा बच्चों? कोफिशिएंट। और ये बच्चों ये जो म्यू एस लिखा है, या म्यू एल कह लो, म्यू एस, ये जो म्यू एस लिखा है बच्चों क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
ठीक है। ये म्यू एस क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, ये बच्चों जो सरफेस है, दोनों सरफेस है उसकी बोले तो मटेरियल होगा ना, सरफेस की मटेरियल या नेचर पे डिपेंड करता है। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है ना, उसके मटेरियल की नेचर, ये जो सरफेस है इसका नेचर होगा, इसकी कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी होगी ना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बच्चों यहां से देखो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आ गया, F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एस क्या है बच्चों, स्टैटिक, स्टैटिक की तो बात कर रहे हैं। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक में ही तो होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये उसके लिए फॉर्मूला बन गया बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही। तो यहाँ से अपने को फॉर्मूला मिल गया, किसका फॉर्मूला मिल गया बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला। एफ एल लिख दूँ तो समझ जाओगे ना, एफ लिमिटिंग फोर्स। ठीक है, क्या मिला है, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो मेरी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया बच्चों, सीधा सा सिंपल सा पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के, बस यही याद रखना है। ठीक है, ये तो मैंने इतना सारा आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, ठीक है। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, यहां लिख दूं, ये रफ कर दो बच्चों, ये नोट कर लो, क्योंकि मैं यहां से लिखूंगा ना तो ये फिर बीच में आएगा। तो ये नोट कर लो आप, वीडियो पॉज करके, मैं रफ कर रहा हूं। हाँ, सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, बच्चों जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी ना बच्चों, ऑलवेज ऑपोजिट होगी टू द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। मेरी बात समझ में आई, नहीं आई, मुझे पता नहीं आई। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, इसकी डायरेक्शन होगी ऑपोजिट। किसके ऑपोजिट होगी, जो बॉडी है जिस डायरेक्शन में मूव करने वाली है, मूव कर नहीं रही है बच्चों, मूव करने वाली है। मूव क्यों करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन वाले केस है, तो इसमें बॉडी तो मूव नहीं करेगी, बॉडी तो क्या रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। तो बच्चों मूव करने वाली है, जिस डायरेक्शन में मूव करने वाली है ना, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा क्या लगेगा बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बात याद रह जाएगी। लिख दूं मैं, फिर लिख दूं, ठीक। हाँ, तो ये लाइन पढ़ो, जो मैंने अभी बताई वही तो लिखा है मैंने, या कुछ अलग लिखा है, पढ़ो फटाफट से। देखो क्या लिखा मैंने, द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट, वही बात आ गई ऑपोजिट वाली। ठीक है, ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द वन बॉडी इज ऑन वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर। एक बॉडी मूव करने वाली है जिस डायरेक्शन में, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे ये सरफेस है, ये बॉडी है, ये एम है। ठीक है, अब ये बच्चों ये बॉडी है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, मतलब धक्का दे रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बच्चों, ये मूव नहीं कर रही है, मूव करने वाली है, मूव कर नहीं रही है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना बच्चों, यहाँ पे। तो मेरी बात समझ में आई, ये बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों बच्चों, क्योंकि ये क्या करता है, पकड़ के खींचता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में पकड़ के खींचेगा तभी तो बॉडी रुकी हुई है, तभी तो आगे नहीं बढ़ रही है। अगर उसी डायरेक्शन में लगाता ये फ्रिक्शनल फोर्स तो बॉडी इजीली आगे खिसक जाती। ठीक है ना, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, सिंपल सी बात थी, इतनी सी भी बात समझ में नहीं आएगी तो फिर कोई मतलब। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये बच्चों जो सरफेस का कांटेक्ट एरिया है, ये दो सरफेस है, इनका जो कांटेक्ट एरिया है ना, एरिया उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करता, तो मेरी बात को याद रख लेना। ठीक है, द लिमिटिंग, ठीक है, ये वाली बात आ गई, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिपेंड नहीं करता कांटेक्ट एरिया पे। एरिया कितना भी हो, इन दोनों के बीच में एरिया कितना भी हो, है ना, एरिया बोले कितना भी बड़ा ले लो, पर उस पर डिपेंड नहीं करेगा फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन की वैल्यू जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अभी पता चल जाएगा डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया, उस पर डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। ठीक है,
जैसे मैं बात करूँ, अभी मेरा हैंड इस पे रख दिया मैंने, है ना, ये मेरा पाम इस पे रख दिया, ठीक है, तो ये कांटेक्ट एरिया तो पूरा इसके टच हो रहा है, पर जो फ्रिक्शन होगा ना इस पे डिपेंड नहीं करेगा, कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड किस पे करेगा मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो जो फोर्थ पॉइंट होगा बच्चों, वही वाली बात है कि ये डिपेंड करता किस पे है बच्चों। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों जो सरफेस है, ये दोनों जो सरफेस है इसकी प्रॉपर्टी या जो ये मटेरियल है इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो बोर्ड है और ये जो मेरा हैंड है, ये पाम है, इस पर रखा, ठीक है, ये मैंने रखा, तो एक तो ये जो बोर्ड है इसकी प्रॉपर्टी, ये जो मटेरियल है ना इसकी प्रॉपर्टी, और एक मेरे हैंड की मटेरियल की प्रॉपर्टी, इस पे डिपेंड करेगा बच्चों फ्रिक्शन, ठीक है। तो एक बात बता दूं, अगर जितना रफ होगा, रफ समझते हो ना, ऊबड़ खाबड़ बहुत रफ, जैसे रोड होती है अपनी, कितनी रफ होती है ना रफ, ये बिल्कुल स्मूथ होती है। जितना रफ होगा ना बच्चों उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है, जितना ज्यादा रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना ज्यादा स्मूथ होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा वहां, ठीक है। देखो एक एग्जांपल बताता हूं मैं, हाँ, जब वो मार्बल का फर्श होता है ना बच्चों घर में, बहुत बहुत शाइन करता है, या टाइल्स, कभी उस पर पानी गिर जाता है तो अपन चल रहे होते हैं मस्त, ठीक है, उस पर जैसे ही पानी पे पाँव रखते हैं, अपन जो अपना लेग रखते हैं, ये जो अपना फुट रखते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी फिसल जाते हैं, है ना, बैलेंस नहीं कर पाते। क्यों होता है बच्चों ऐसा? क्योंकि बच्चों जैसे ही पानी ढुलाना तो वो क्या हो गई, जो सरफेस है वो स्मूथ हो गई, क्या हो गई, स्मूथ। मैंने बोला जैसे ही स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, तो जो आपका पाँव है और जो सरफेस है ना टाइल, उसके बीच में बच्चों क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होने की वजह से आप क्या कर जाओगे, स्लिप कर जाओगे, तो गिर जाओगे, तो क्या है, पकड़ नहीं बैठेगी, रोक ही नहीं पाएगा, फ्रिक्शन नहीं लग रहा। फ्रिक्शन का मतलब क्या है, पकड़ के रखना, तो अपने पाँव को तो पकड़ के ही नहीं रखेगा ये टाइल्स, क्योंकि पानी आ गया बीच में, स्मूथ हो गया, तो अपन गिर जाएंगे, उल्ट रोकेगा ही नहीं, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? ऐसे ही अपन रोड पे चलते हैं मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, रोड पे तो मस्त ग्रिप बन रही है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है, क्योंकि वो सरफेस क्या है, रफ है। तो मेरी बात समझ में आई? जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, जो सरफेसेस है उसके नेचर पे डिपेंड करता है ना, उसका नेचर क्या है, रफ है या स्मूथ है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख नहीं रहा, याद रख लो, ओके, नोट्स में मिल जाएगा बच्चों। जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ना बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन अदर जितने भी फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू उससे तो ज़्यादा ही होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द अदर फ्रिक्शन, तो ये याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना बच्चों, जितने भी अदर टाइप के फ्रिक्शन है उससे तो ज़्यादा ही होता है, ठीक है, उससे तो ज़्यादा ही होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू से ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये नोट कर लो फटाफट, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक नई चीज़ पता चलेगी आपको, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, जल्दी उतारो। अरे सर, हाँ, तो समझ में आया लॉ ऑफ फ्रिक्शन, जो पॉइंट्स थे समझ में आए, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में थे पॉइंट्स, समझ में आ गए होंगे, ईजी से थे यार, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे कि ये जो फ्रिक्शन है ये होता कैसे है, होता कैसे है, ठीक है ना। हाउ फ्रिक्शन ओरिजिनेट्स, कि ये जो फ्रिक्शन है हो कैसे रहा है यार, कौन पकड़ रहा है, कैसे पकड़ रहा है, क्यों आगे नहीं बढ़ पाती जो बॉडी है बड़ी बड़ी, कितना मतलब बहुत सारा फोर्स लगाते तो भी यार चिपक के रखी है। या जो साइकिल चल रही है रोड पे, कौन रोक रहा है उसको बार बार में, अपने आप थोड़ी देर चलेगी अपने आप रुक जाएगी, कौन है ना। है तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो पता चल गया कि क्या करता है, रिलेटिव मोशन को ओपोज करता है, पर होता क्यों है वो पढ़ेंगे अब बच्चों, ठीक है। स्टार्ट करें, बड़ा मजा आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ, क्या लिखा है बच्चों मैंने, हाउ फ्रिक्शन ओरिजिनेट्स, कि जो फ्रिक्शन है वो कैसे प्रोड्यूस होता है एक तरीके से, या फ्रिक्शन होता कैसे है, ठीक है, दो सरफेस के बीच में, बिटवीन टू सरफेस, ओके। तो बच्चों सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो फ्रिक्शन है ना बच्चों किससे रिलेटेड है, रफनेस या अनइवननेस ऑफ द सरफेस, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया था, जितनी रफ सरफेस होगी उतना फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, है ना। जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। रफ होगी तो वो क्या होगी, पकड़ अच्छी होगी ना,
तो अगर पकड़ अच्छी है, पकड़ का मतलब क्या है बच्चों, ओपोज कर रहा है, रोक के रख रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यहाँ से पता चल गया कि जो फ्रिक्शन है वो किससे रिलेटेड है बच्चों, रफनेस से रिलेटेड है और अनइवननेस से रिलेटेड है। ठीक है, जितनी ज़्यादा रफनेस होगी वो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, उतना ही ज़्यादा आपको उसको कसकाने में, बॉडी को कसकाने में मेहनत लगेगी, उतना ही ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, खाली अंकल को बुलाना पड़ेगा पास में से, अंकल आओ इसको धक्का लगवाओ। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट समझ में आया, जितनी ज़्यादा रफ होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो जो फ्रिक्शन है वो रिलेटेड है फ्रिक्शन किससे रिलेटेड है बच्चों, फ्रिक्शन इज रिलेटेड टू द रफनेस या अनइवननेस, है ना, रफनेस या अनइवननेस बिटवीन द सरफेस। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जितनी ज्यादा रफनेस होगी दोनों सरफेस के बीच में, जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स होगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा, समझ में आ गया, समझ में आई मेरी बात। जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जितनी कम रफनेस होगी मतलब जितनी ज्यादा स्मूथनेस होगी, स्मूथनेस क्या होगा, कम रफनेस, है ना, जितनी ज्यादा स्मूथनेस होगी उतना कम फ्रिक्शनल फोर्स होगा, है ना। स्मूथनेस पे जितना ज्यादा स्मूथ वो सरफेस होती है, जैसे मैं बात करूं मार्बल की फर्श की, कितना स्मूथ होता है, उस पर पानी डालने पे तो और ज्यादा स्मूथ होता है। कैसे फिसलते हैं, फिसल क्यों रहे हैं, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा, हमारे जो पैर है और जो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन ही नहीं लगा रहा, कोई पकड़ के ही नहीं रख रहा, इसलिए तो हम फिसल के गिर जाते, ओ तमीज सीधा जाके गिरते बचा। ठीक है तो मेरी बात समझ में आई। तो जो फ्रिक्शन है वो रिलेटेड है रफनेस से। ये रफ कर दूं मैं, इसको लिख लो, काम कीजिए। ठीक है, अब बच्चों सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। अगर देखो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इसकी सरफेस और इसकी सरफेस, इन दोनों सरफेस के बीच में ही होगा ना फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अगर इस सरफेस को जिस कांटेक्ट में ये दोनों सरफेस है, इस सरफेस को, इन कांटेक्ट सरफेस को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, माइक्रोस्कोप समझते हो ना, बहुत 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 छोटी चीज़ें देखते हैं, उससे जो छोटी चीज़ें भी होती है वो बड़ी दिखती है ना, माइक्रोस्कोप टीवी में दिखाते हैं या आपने पढ़ा होगा, माइक्रोस्कोप से बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी दिखने लग जाती है। ठीक है ना, एटम मॉलिक्यूल टाइप की भी दिखती है उसमें चीज़ें, है ना। तो इस जो सरफेस थी इसको अगर हम देखें, ये जो रिलेटिव कांटेक्ट में जो सरफेस है, दोनों सरफेस, इनको अगर हम किससे देखें, माइक्रोस्कोप से देखें, तो बच्चों हमें पता चलता है कि यार सरफेस पे तो क्रैक्स है, हिल्स है, ऊपर खाबड़ है यार ये तो। ठीक है, तो बच्चों इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर सरफेस में क्रैक्स है, इसमें भी क्रैक्स है, इसमें भी क्रैक्स है ना, किससे देख रहे हैं बच्चों, उससे माइक्रोस्कोप से, है ना। ठीक है, उससे देखने पे ये पता चलता है कि यार सरफेस में क्रैक्स है ना, अनइवननेस है, रफ है, खड्डे हो रहे हैं। तो बच्चों इससे क्या होता है, जितने ज्यादा क्रैक्स होंगे, जितने ज्यादा रफनेस होगी, उतनी ज्यादा पकड़ बनी रहेगी। ठीक है, इंटरलॉक हो जाएंगे दोनों, क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक। अगर यार ये ऐसे है एक सरफेस में, ठीक है, और एक ऐसे है, तो ये दोनों क्या इंटरलॉक नहीं होंगे ना, इंटरलॉक। ठीक है, तो बच्चों इसी की वजह से क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन होता है। ये जो इंटरलॉक है ये फंस चुके हैं, अब इसी की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, फ्रिक्शन ओरिजिनेट हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ क्रैक्स, हिल्स, ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, इररेगुलरेशन या इम्परफेक्शन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इररेगुलरेशन या इम्परफेक्शन। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन कॉज्ड होता है बिकॉज ऑफ इम्परफेक्शन ऑफ सरफेस। मेरी बात समझ में आई, क्योंकि ये इंटरलॉक हो जाते हैं एक दूसरे में। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है, फिर फ्रिक्शन अराइज होता है ना। ये दोनों फंसेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे क्या, धक्का लगाओ, अरे नहीं बढ़ रहे आगे। समझ में आ रही है मेरी बात।
इसकी वजह से हो रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब थर्ड पॉइंट देखो मैंने क्या लिखा है, देखो क्या लिखा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो अराइजेज ड्यू टू फोर्स ऑफ एडिशन। अब फोर्स ऑफ एडिशन क्या होता है बच्चों, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये अराइज हो रहा है, एक तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से, फोर्स ऑफ एडिशन। अब क्या होता है, ये फोर्स ऑफ एडिशन कहाँ से आया, फोर्स ऑफ एडिशन मतलब चिपकने वाला फोर्स, मतलब चिपक रही है तभी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। चिपक क्यों रही है बॉडी, दो सरफेस चिपक क्यों रही है, एडिशन क्यों हो रहा है दोनों के बीच में, इस डायग्राम से पता चलेगा। और जो एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये क्या है, सरफेस है, ठीक है, ये ब्लॉक है और ये क्या है, सरफेस है। जब हम दो रफ सरफेस को कांटेक्ट में लाते हैं, वो वाली पिक्चर है, ठीक है। तो बच्चों अपन जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट में कांटेक्ट पॉइंट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कांटेक्ट पॉइंट। कांटेक्ट पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों, जो कांटेक्ट में आ रहे पॉइंट, देखो ये यहाँ से कांटेक्ट में आ रहा है सरफेस के, ये यहाँ से कांटेक्ट में आ रहा है, ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो बच्चों जहाँ जहाँ कांटेक्ट के पॉइंट फॉर्म हो रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, या तो एटॉम है ना, या मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनके अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा बच्चों, फोर्स ऑफ एडिशन प्रोड्यूस होगा, और फोर्स ऑफ एडिशन की वजह से क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई, कांटेक्ट पॉइंट, जितने भी कांटेक्ट पॉइंट फॉर्म हो रहे हैं, ये देखो यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट, जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है दोनों सरफेस का, यहाँ पे हो रहा है ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो वहाँ क्या, एटम और मॉलिक्यूल है ना, एटम या मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दोनों को चिपका के रख रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी क्या हो रहा है बच्चों, फ्रिक्शन ओरिजिनेट हो रहा है। मेरी बात समझ में आई, तो ऐसे भी फ्रिक्शन ओरिजिनेट हो रहा है। और एक तरीके से बच्चों क्या है, ये इंटरलॉक है दोनों का, इंटरलॉक हो गया ना, इंटरलॉक हो गया, ठीक है, तो ये भी फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। इसको नोट कर लो फटाफट, मैं रफ कर रहा हूं इसको, फिर नोट कर लो इसको। और भी पॉइंट्स है, तो ये समझ में आया बच्चों, फोर्स ऑफ एडिशन समझ में आया, किसकी वजह से लग रहा था, ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स लेवल का था, है ना, एटम और मॉलिक्यूल की वजह से हो रहा था, ठीक है ना। अब बच्चों बात करेंगे हम, अब बात करेंगे जो ये बात करते हैं ये फ्रिक्शन ओरिजिनेट्स की, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नॉर्मल रिएक्शन के होता है कि नहीं होता, ये पढ़ा था ना हमने। अगर ये साइन हटाता हूं मैं, म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये पढ़ा था, ठीक है। तो बच्चों ये जो नॉर्मल है, अब देखो मैं एक ब्लॉक बना के बताता हूँ आपको, ठीक है। ये ब्लॉक है m मास का, एक फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, mg, है ना, वेट mg तो है, वेट mg है ना, और एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जब बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों, उनको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते कि नहीं करते हैं, आपको पता होनी चाहिए। और अब एक और चीज़ बताता हूँ, ये फ्रिक्शन की बात पता चल गई आपको, ओरिजिनेट्स तो पता चल गया यार, इंटरलॉकिंग होती है, इसकी वजह से होता है। इंटरलॉक को जैसे अपन फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो आवाज़ नहीं आती, जैसे मैं इस चेयर को यहाँ से हिलाऊं, आवाज़ आई, तो आवाज़ क्यों आ रही है बच्चों, क्योंकि जो इंटरलॉक है ना, ये अब टूट गए, इंटरलॉक, जो पहले जो इंटरलॉक थे वो, और जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस चेयर पे, तो इंटरलॉक क्या हुआ है, टूटे, तो जैसे उस पर मूव करी, कड़ आवाज़ आएगी ना यार, ठीक है। तो आवाज़ इंटरलॉक की वजह से आ रही है आवाज़, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ बताओ मुझे, किसी भी बॉडी को जब दो सरफेस है एक दूसरे के कांटेक्ट में, ठीक है, इंटरलॉक हुए हुए हैं, ठीक है, इसको मूव कराना आसान है क्या, इंटरलॉक है, इसको मूव कराना बच्चों बहुत मुश्किल है, इसका जो मूवमेंट है ना, इसको स्टार्ट कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटरलॉक है। एक बार जब मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जब मूविंग स्टार्ट हो गई बॉडी करना, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। एक बार स्टार्ट हो गया ना, फिर इजीली मूव करती रहेगी, वापस एक बार फंस गई ना तो फंस जाएगी, जैसे गाड़ी खड्डे में फंस जाती है तो यार बहुत मुश्किल से निकलती, एक बार निकल गई तो इजीली चल जाएगी, वही वाली बात है, ठीक है। एक बार अपने इंटरलॉक तोड़ दिया ना तो मस्त चलेगी, फिर आराम से चलेगी इजीली,
लेकिन जो उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली बात आ गई, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं बच्चों, जो फ्रिक्शन है ना, ये वही वाली पुरानी बात है, जो फ्रिक्शन है वो कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कांटेक्ट एरिया पे तो डिपेंड नहीं करता है। और फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है बच्चों, जो सरफेस है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, नेचर समझ रहे हो ना, कितना ज़्यादा रफ है, अगर रफ होगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, और रफनेस कम होगी तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो उसको रफ कर दूँ, ये हो गया यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। ओह, तो समझ में आया बच्चों, फ्रिक्शन की कहानी समझ में आई, स्टैटिक फ्रिक्शन भी समझ में आ गया होगा, फ्रिक्शन भी समझ में आ गया होगा, फ्रिक्शन होता कैसे है, इरेगुलरिटी इंटरलॉक की वजह से होता है फ्रिक्शन सर, ठीक है, मेरी बात समझ में आई ना, वेरी गुड। बच्चों अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम बच्चों टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं बता सकते हो क्या, बता सकते हो बच्चों? फ्रिक्शन 3 टाइप के होते हैं, कितने टाइप की? 3 टाइप के, देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कौन से होते हैं देखते हैं। फर्स्ट तो आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा होता है बच्चों? फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन तो पता है ना, जब बॉडी रेस्ट में है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा लेकिन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, जब रेस्ट में है, स्टेट का मतलब ही रेस्ट होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। सेकंड बच्चों डायनेमिक फ्रिक्शन, सेकंड टाइप कौन सा होता है बच्चों? डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन कौन सा होता है? जब बच्चों एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है, उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कौन सा होगा? डायनेमिक फ्रिक्शन, है ना। ये स्टैटिक फ्रिक्शन तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मस्त आराम से रेस्ट पे है ना, मूव ही नहीं कर रही, या मूव करने से पहले वाली कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है, तब बात करते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन की। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है, इजिली स्लाइड कर रही है, जैसे ये देखो स्लाइड कर रही है ऐसे, तब भी तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना। ये बुक है, ये बुक इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, मैंने एक बार लगाया रुक गई, है ना, एक बार लगाया रोकने की कोशिश कर रहा है, मेरे को फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, तो ये कौन सा होगा बच्चों? डायनेमिक फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करती है या स्लाइड करती है ना, तब कौन सा फ्रिक्शन की बात, कौन सा फ्रिक्शन होता है? डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है, ओके। थर्ड फ्रिक्शन कौन सा होता है बच्चों? इजी है, रोलिंग फ्रिक्शन। ओहो, रोलिंग फ्रिक्शन कौन सा होता है सर? बच्चों जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे या एक बॉडी दूसरे सरफेस पे क्या कर रही है? रोल कर रही है, गुच रोल कर रही है, तब भी तो फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन को क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे बताऊं, ये देखो मेरे पास है, सब कुछ है, ये देखो, ठीक है, तो ये रोल कर रही है, तो यहां पे भी क्या होगा? फ्रिक्शन हो रहा होगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि हमेशा रोल करती जाएगी, रुकेगी ना, ये रोकना तो चाहेगी ना, फ्रिक्शन तो लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? फ्रिक्शन तो लगेगा, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन लगेगा तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रोल करती है ऐसे, तो कौन सा फ्रिक्शन आता है बच्चों? रोलिंग फ्रिक्शन। वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है? रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। तो मेरी बात समझ में आई? स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया, डायनेमिक फ्रिक्शन भी समझ में आया होगा, और रोलिंग फ्रिक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मुझे ये बताओ इन तीनों फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू या सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स किसका होता है? बता सकते हो क्या? बोलो, बता सकते हो? नहीं बता सकते? अभी एक ग्राफ बनाएंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि यार किसकी फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है, ठीक है। वैसे मैंने बताया शायद बीच में, नहीं बताया तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो इसको नोट कर लो। वैसे क्या नोट करोगे, 3 टाइप बताया मैंने बच्चों। 3 टाइप के फ्रिक्शन पढ़े, स्टैटिक फ्रिक्शन और कौन सा पढ़ा, डायनेमिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। अब बच्चों ऐसा कहा जाता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है ना बच्चों, स्लाइटली ग्रेटर होती है किससे, उससे क्या बोलते हैं उसको, डायनेमिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन से स्लाइटली ग्रेटर है। किसकी वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन की। क्यों, देखो ग्रेटर लिमिटिंग फ्रिक्शन डायनेमिक और रोलिंग से दोनों से ज्यादा होता है। क्यों, यही प्रूफ करेंगे कि क्यों होता है। ठीक है, ये याद रख लेना, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है अदर फ्रिक्शन से। मैंने पहले ही बता दिया था, बताया था कि नहीं बताया था, याद आ रहा? हाँ बताया था, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना, तो अभी क्यों होती है वो देखते हैं। तो बच्चों एक ग्राफ बनेगा, है ना, क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ग्राफ से आपको पता चल जाएगा। ग्राफ किसके बीच में बनेगा मैं बता देता हूँ। ग्राफ किसके बीच में बनना बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की साइड है, ये वाली डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स की, और फोर्स अप्लाइड, जो अपन एक्शनल फोर्स अप्लाइड करते हैं ना, एक्शनल फोर्स अप्लाइड करते हैं ना किसी बॉडी पे, उसके और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे, तब पता चल जाएगा कि कैसे क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एक भारी बड़ा सा बक्सा पड़ा है, बक्सा मतलब ब्लॉक, डब्बा पड़ा है, डब्बा पड़ा है। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूं बच्चों उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लगाऊं फोर्स, तो याद आ रही है मेरी बात, क्या करेगा वो, वापस फोर्स लगाएगा मेरे पे, आगे नहीं खिसकेगा, है ना। एक एग्जाम्पल समझाया था मैंने पिछले वीडियो में, याद आ रहा है। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, मैं इस पर क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, और जो इसकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन समझते हो ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, सपोज दैट 20 न्यूटन है और मैं लगा रहा हूँ 12 न्यूटन, तो ये वापस कितना लगाएगा, 12 न्यूटन, तो हिलेगा ही नहीं जब तक मैं 20 न्यूटन की वैल्यू को पार ना कर जाऊँ। ठीक है, तो वही बात यहाँ आती है। सबसे पहले मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। जैसे मैं 12 लगाऊंगा तो वापस वो क्या लगाएगा, 12 लगाएगा कि नहीं लगाएगा, हाँ सर लगाएगा। 13 लगाऊंगा तो भी वो 13 लगाएगा, लेकिन हिलेगा नहीं हिलेगा ना। तो जैसे जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो रिटर्न में वो वापस फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। मैंने बताया था स्टैटिक वाले में कि ये क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, इसका नेचर क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, है ना, पढ़ा था हमने। ठीक है, मैं जितना लगाऊंगा ये वापस उतना लगाएगा। ठीक है, तो मैंने 13 लगाया, 13 न्यूटन, तो ये वापस क्या कर रहा है, 13 न्यूटन लगा रहा है, लेकिन खिसक नहीं रहा। ओहो, 14 लगाया, वापस 14 लगा रहा है, 15 लगाया, तो बच्चों इसकी लाइन ऐसे जाएगी 45 एंगल के ऊपर, 45 डिग्री पे ऐसे जाएगी बिल्कुल। अप्लाइड फोर्स भी बढ़ रहा है और फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा बच्चों, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम 20 न्यूटन लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं बच्चों, 20 न्यूटन। अब मैं लगा रहा हूं 20 न्यूटन पूरी ताकत के साथ। ठीक है, कितना लगा रहा हूं, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन और 20 न्यूटन बिल्कुल बराबर हो गया, अभी भी नहीं खिसकेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा होगा बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला पॉइंट। मैक्सिमम है ना 20, और मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये मैक्सिमम आ गया, जब 20 न्यूटन लास्ट लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, लिमिटिंग वाला, लिमिटिंग फ्रिक्शन है इस पॉइंट पे, लिमिटिंग लिख रहा हूं। ठीक है, फिर बच्चों मैंने जैसे ही 21 लगाया तो एकदम से फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और क्या जो ये बक्सा है ये आगे खिसकने लगेगा, मूव करने लगेगा। मूव क्यों कर रहा है बच्चों, क्योंकि मैंने 20 न्यूटन से ज्यादा लगाया, 21 लगाया। 21 लगाते ही क्या होगा, ये मूव करने लगेगा, फ्रिक्शन एकदम से क्या होगा, कम हो गया। ओहो, फ्रिक्शन एकदम से क्या होगा बच्चों, कम होगा। इंटरलॉक्स थे वो क्या हो गए, टूटने लगेंगे, फिर आवाज आएगी किच 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 किच, चलने लगेगी बॉडी, है ना। तो वहां क्या हो गया बच्चों, फ्रिक्शन एकदम से कम हो गया। कम हुआ तभी तो मूव करिए आगे।
इसको पार करते ही, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आई, यहाँ पे एकदम से कम हो गया, ठीक है। अब बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, अब इजीली कर रही है। तो बच्चों एक बात बताओ, किसी भी बॉडी को मोशन में लाना आसान है क्या? नहीं है ना, क्योंकि वो इंटरलॉक्स होते हैं। जब एक बार वो मोशन में आ गए ना, फिर आराम से उसको मूव करा सकते हो आप, लेकिन उसको मोशन में लाना बहुत कठिन है। तो मोशन में लाने के लिए देखो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से ये पता चलता है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसको लगाने में बहुत ताकत लगी, ठीक है। फिर एकदम से क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। जैसे वो मूव करी तो फ्रिक्शन वहां क्या हुआ, कम हुआ। फ्रिक्शन कम हुआ तभी तो वो मूव करने लगी, है ना। फ्रिक्शन कम हुआ तभी तो मूव करने लगी। अगर फ्रिक्शन कम नहीं होता तो वो क्या मूव करती? फ्रिक्शन का मतलब ही यही है कि वो उसको पकड़ के रखना चाहती है ना, पकड़ के रखना चाहती है। जैसे ही मूव करी इसका मतलब फ्रिक्शन कम हुआ, तो यहाँ फ्रिक्शन कम हुआ। अब बॉडी आ गई मूव में। अब यहाँ होगा बच्चों डायनेमिक फ्रिक्शन। और डायनेमिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करती है। और बच्चों जो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। अब कांस्टेंट चलेगा, ठीक है। अब क्या चलेगा बच्चों, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब भले फोर्स कितना भी लगाओ, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा क्या होगा, कांस्टेंट। फोर्स भले बहुत ज़्यादा लगाओ, 50 न्यूटन का लगाओ, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जहाँ पे वो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है, चेंज होता रहता है बच्चों, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ से पता चल गया, ठीक है। तो ये जो लाइन हाईएस्ट जा रही है वो क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ से पता चल गया कि भाई क्यों ग्रेटर होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये किसको शो कर रही है बच्चों, डायनेमिक फ्रिक्शन को। ये वाली लाइन डायनेमिक फ्रिक्शन को शो कर रही है, और ये वाली लाइन ये जो ऊपर जा रही है ये किसको शो कर रही है, लिमिटिंग। तो यहीं से दिख रहा है बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है। किससे ज्यादा है, डायनेमिक से ज्यादा है, जब तो पकड़ के रखा है। अगर मूव करने लग गए इसका मतलब वहां फ्रिक्शन कम हो गया, है ना। फ्रिक्शन का मतलब यही होता है कि पकड़ के रखो, पकड़ के रखो, है ना। ओपोज करना रिलेटिव मोशन को। जब वो रेस्ट में थी इसका मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा था, जैसे ही मूव करने लगी फ्रिक्शन कम हो गया। इसलिए ऐसा कहा जाता है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो ग्रेटर देन होता है डायनामिक और रोलिंग फ्रिक्शन तक। तो समझ में आई मेरी बात? इस ग्राफ को नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लो इसको, ग्राफ को फटाफट से, मैं रफ कर रहा हूँ। आ गया मैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। बच्चों जो डायनेमिक फ्रिक्शन है इसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एक बॉडी दूसरी पे स्लाइड ही तो कर रही है। डायनेमिक का मतलब एक तरीके से मोशन करना हो गया, ठीक है, या स्लाइड कर रही है। तो डायनेमिक का मतलब स्लाइड भी समझ लेना, डायनेमिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक ही है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इसका डिफरेंस देखेंगे, ये बहुत ईजी है, ठीक है। हाँ, डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन क्या लिखा है देखो, इजी है, बड़ा ही जल्दी से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। यह है बच्चों स्लाइडिंग फ्रिक्शन और यह है रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा होता है, कब लगता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड कर रही है। क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है, जब फ्रिक्शन लगेगा ना उन दोनों के बीच में, उन दोनों सरफेस के बीच में, कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वही तो लिखा, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स over the other body then the force of friction acting between the two surface, ठीक है, is called sliding friction, ठीक है। जब एक बॉडी स्लाइड करके दूसरी बॉडी पे तो उन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना वो कौन सा फोर्स होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। when one body roll over the other, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही है, क्या कर रही है, रोल, जैसे मैंने बताया था वो रोल कर रही थी, ठीक है। तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना उन दोनों सरफेस के बीच में वो कौन सा होगा बच्चों, रोलिंग फ्रिक्शन। ये बात तो इजी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। सेकंड डिफरेंस देखते हैं, देखो क्या लिखा है, स्मॉल पार्ट ऑफ द स्लाइडिंग बॉडी, ठीक है। देखो आ जा, हाँ क्या बोल रहा है, स्मॉल पार्ट ऑफ द स्लाइडिंग बॉडी इज ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद द अदर बॉडी। देखो स्लाइडिंग बॉडी कौन सी इन दोनों में से, जो स्लाइड करेगी वही है, ये वाली। तो इसका जो स्मॉल पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो कॉन्टेक्ट में आएगा, ये वाला पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ स्लाइडिंग बॉडी इज ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद द अदर बॉडी। इस बॉडी के
कांटेक्ट में है कि नहीं है ये वाला पार्ट, है ना, हमेशा है, देखो अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है ना। तो यही तो बात कहना चाह रहा हूँ, जिसका जो स्मॉल पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये हमेशा हमेशा क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा अदर बॉडी के, ठीक है, हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। जब वो स्लाइड कर रही है तब भी हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। पर इसमें देखो क्या होता है रोलिंग फ्रिक्शन में, डिफरेंट पार्ट ऑफ रोलिंग बॉडी, जो रोलिंग बॉडी है ना उसके डिफरेंट पार्ट ग्रेजुअली कम इन कांटेक्ट विथ अदर बॉडी। जो अदर बॉडी है ना उसके जो रोल कर रही है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट कांटेक्ट में आएगा। जैसे 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 ये रहा, देखो देखो अभी अभी ये वाला पार्ट इसके कांटेक्ट में है, जैसे ये आगे जा रहा है, रोल कर रहा है, अब ये वाला दूसरा पार्ट आ गया और आगे बढ़ा, अब ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा। मतलब अदर दूसरे पार्ट आ रहे हैं ना, इस रोलिंग बॉडी के अदर पार्ट्स आ रहे हैं, किसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में, ठीक है। और उसके अंदर क्या आ रहा था, एक ही जो प्लेस था, एक ही कांटेक्ट में था, है ना, एक ही सरफेस एरिया क्या था, कांटेक्ट में था। पर इसमें क्या हो रहा है बच्चों, रोलिंग के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है धीरे धीरे, यही तो बात कर रहा है, डिफरेंट पार्ट ऑफ रोलिंग। जो रोलिंग बॉडी है ना उसके डिफरेंट पार्ट, एक तरीके से पूरी रोलिंग बॉडी ही कांटेक्ट में आएगी धीरे धीरे धीरे, बार बार में। जैसे ही घूमी वो दूसरा वाला आ गया नीचे, जैसे ही घूमी वो दूसरा वाला आ गया नीचे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ रोलिंग बॉडी ग्रेजुअली कम इन कांटेक्ट विद द अदर बॉडी, दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा। पर इसमें क्या होता है बच्चों, एक ही होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द स्लाइडिंग बॉडी हमेशा क्या रहता है, इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द अदर बॉडी, हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। ऐसे घूम के थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, है ना, पर इसमें तो घूम रही है तो बार बार में चेंज होता रहेगा, है ना, रोलिंग बॉडी के पार्ट चेंज होते रहेंगे उस दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है, समझ में आई मेरी बात, इजी से थे यार, ज़्यादा हार्ड तो थे नहीं, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अरे म्यू, और म्यू किस पे डिपेंड करता है बच्चों, जो सरफेस है ना, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है म्यू, ठीक है। और जो म्यू की वैल्यू है ना बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। जैसे मैं रफ सरफेस की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं इसकी बात करूँ, ये क्या एक सरफेस है ना, एक सरफेस है, ठीक है, तो इसका भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है, इसकी भी वैल्यू होगी, लेकिन हमें किससे निकालनी होगी, एक्सपेरिमेंटली निकलती है। वैसे अगर आपके क्वेश्चंस तो नहीं आते, बस ये पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है क्या है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है फ्रिक्शन के अंदर, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक है। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर, क्या बताया था, F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, बताया था कि नहीं बताया था। म्यू एस क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, F अपॉन एन इज इक्वल टू म्यू एस। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल गया, किसके लिए बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। और बच्चों एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है, जब बॉडी मूव करिए तभी तो फ्रिक्शन लग रहा है, तो बच्चों वहाँ पे ये होता है म्यू के इंटू एन। ये जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन होगा ना वो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए आ गया, पहले किसके लिए था, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, है ना, अब क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, ठीक है, वही बात है। तो मैं यहाँ से म्यू के की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, म्यू के इज इक्वल टू एफ अपॉन एन आ जाएगा, ठीक है। एन क्या है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वही जो ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। और एफ क्या है बच्चों, फ्रिक्शन, ठीक है। और म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ पे म्यू के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये दो है, इनको याद रख लो, दिमाग में ढाल लो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, एक्स्ट्रा चीज थी मैंने से बता दी, पता होनी चाहिए बस। अब एक चीज और बता देता हूँ बच्चों, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये म्यू एस म्यू के, ये डिपेंड किस पे करते हैं बच्चों, किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, ये जो म्यू एस और म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चों, जो सरफेस है ना उसकी रफनेस या उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसकी जो नेचर है उस पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सरफेस, है ना। जैसे रफ सरफेस है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका ज़्यादा होगा, मतलब उसका अलग होगा, ज़्यादा होगा एक तरीके से, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा अगर रफ है, स्मूथ है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रही है इनकी वैल्यू, किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, नेचर ऑफ द सरफेस या मटीरियल ऑफ द सरफेस, है ना, ठीक है। और बच्चों ये जो म्यू एस है और म्यू के है ये क्या होते हैं बच्चों, डायमेंशन
लेस। क्या होता है बच्चों? डायमेंशन लेस। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। क्या होती है? इसकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, इन दोनों की डायमेंशन नहीं होती और ये डिपेंड किस पे करते हैं? नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात? ठीक है, इसको नोट कर लेना बच्चों। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया यहाँ पे खत्म। चलिए मैंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन के फायदे और नुकसान क्या। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो एडवांटेज, इसकी बात करेंगे एडवांटेज। तो बच्चों फायदे क्या है सबसे पहले तो ये बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर कोई दो चीजें हम चिपकाते हैं, ठीक है, दो चीजें हम अगर गम से भी चिपकाते हैं, स्टिक करते हैं, किससे स्टिक करते हैं, है ना, गम से भी चिपकाते हैं, तो वो चिपक किसकी वजह से रही है बच्चों? फ्रिक्शन की वजह से। तो एक फायदा है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा दो सरफेस के बीच में, अगर इंटरलॉक नहीं होगा, रफ सरफेस नहीं होगी, तो वो स्टिक नहीं होंगे। तो एक फायदा तो मिल गया। अगर कोई भी चीज चिपकाना चाहते हो तो फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। तो एक फायदा है बच्चों, है ना। स्टिक किसकी वजह से होती है चीजें? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, अब दूसरा फायदा देखो बच्चों, अगर हम चल पा रहे हैं सरफेस पे या रोड पे इजीली, किसकी वजह से चल पा रहे हैं? किसकी वजह से वॉक कर पा रहे हैं बच्चों? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? जो हमारे शूज है ना, शूज का जो सोल है ना, सोल और जो सरफेस है, रोड है, उन दोनों की वजह से बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन ने क्या कर रखा है? पकड़ बना रखी है। उसकी वजह से क्या है? हम फिसल नहीं रहे, गिर नहीं रहे, इजीली चल पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं। तो एक फायदा है ना फ्रिक्शन का, है कि नहीं है? जैसे भी आप देखते हो किसी टाइल्स पे या मार्बल के फर्श पे, है ना, पानी डोल दिया, फिर अपन उस पे जब चलते हैं कैसे स्लिप हो जाते हैं? स्लिप क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि वहां फ्रिक्शन कम हो जाता है ना, कम होगा ना फ्रिक्शन कम, क्योंकि वहां पानी की लेयर आ गई, वो क्या कर देती है? स्मूथ कर देती है सरफेस को। जब स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन तो कम होगा ही ना बच्चों। फ्रिक्शन कम होगा तो आप गिर जाओगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे हेल्पफुल है, एक एडवांटेज है कि हम इजीली चल पा रहे हैं ना, वो फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हैं। बच्चों में ये चौक पकड़ पा रहा हूँ ना, इजीली ऐसे पकड़ पा रहा हूँ, ये भी फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये जो मेरी अंगुली है और इसके बीच में भी क्या है? पकड़, फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है ना, तो ये पकड़ पा रहा हूँ, ये भी फ्रिक्शन है। पेन को इजीली पकड़ पा रहा हूँ, वो भी फ्रिक्शन की वजह से। जो पेन से राइट क्या लिखना, पेन से लिखना भी बच्चों फ्रिक्शन की वजह से। चौक से जो मैं लिख पा रहा हूँ ना ये इतना सारा, ये फ्रिक्शन की वजह से लिख पा रहा हूँ। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर ये सरफेस बच्चों स्मूथ होती, या देखा होगा कभी कभी आपने, आप कभी कवर लगा हुआ रहता कॉपी पे या बुक पे, अगर वो बहुत चिकना टाइप का है, क्या है? चिकना टाइप का, उस पर आप लिख पाते हो क्या? नहीं लिखता ना, उस पेन चलता ही नहीं, क्योंकि जितना स्मूथ होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा। मैंने भी क्या कहा, आप फ्रिक्शन की वजह से राइट कर पा रहे हो, जितना स्मूथ होगा। तो देखा होगा जब कभी कभी वो बहुत चिकनी सी होती है तो उस पेन चलता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन ही नहीं हो रहा बच्चों। तो फ्रिक्शन नहीं हो रहा तो हम लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो ये भी फायदा है। ठीक है बच्चों, हाँ, रोड पे जो गाड़ियां चल रही है ना, रोड पे गाड़ियां चल रही है, बाइक्स, साइकिल्स एंड कार्स, है ना, तो जो कार के टायर है और जो रोड है, इनके बीच में भी क्या हो रहा है बच्चों? फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन की वजह से तो आराम से चल पा रही है वो, है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो स्लिप हो जाती, स्लिप होती और चल ही नहीं पाती, और हम आगे बढ़ पा रहे हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, और गाड़ी चल रही है वो भी फ्रिक्शन की वजह से। और बच्चों जो देखा आपने टायर्स की आवाज आती है, वो किसकी वजह से आवाज आती है? टायर की, फ्रिक्शन की वजह से आवाज आती है ना। जैसे मैं इस चेयर को हिलाऊं, आवाज आई, ये फ्रिक्शन की वजह से आवाज आ रही है। तो रोड पे गाड़ी चल पा रही है, वो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन की वजह से चल पा रही है। उनकी वजह से क्या पड़ रही है? एक ग्रिप बन रही है ना। फ्रिक्शन नहीं होता तो रोड पे गाड़ी चल ही नहीं पाती बच्चों, फिसल के गिर जाता है। ठीक है, कभी देखा होगा फिल्मों में बताते हैं कि यार ऑयल गिरा दिया रोड पे, वो गाड़ी आ रही इजीली, वो स्लिप खा गई, वो गिर गई। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ? फ्रिक्शन कम हो गया। ऑयल ने क्या कर दिया? स्मूथनेस बढ़ा दी, तो स्मूथ करते ही वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होते वही बात आगे गिर जाएंगे, है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से हम चल भी पा रहे हैं, गाड़ियाँ भी चल पा रही है। ठीक है, तो एक एडवांटेज भी हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा, मैच बॉक्स होती है, माचिस की तिल्ली को जला पा रहे हैं ना अपन, लाइट कर पा रहे हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से। मैच बॉक्स की तिल्ली देखी होगी, मतलब ये तिल्ली होती है और ये जो एक सरफेस होती है जिसपे अपन ऐसे करते हैं कचाक, है ना। तो बच्चों जब ऐसे अपन रगड़ते हैं उस पर,
तो उस पे के बीच में क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन होता है। कभी कभी देखा होगा जब वो खराब हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, एकदम से बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, तब अपन जलाते जलती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है। और जब नई नई रहती है तो देखा होगा कितनी अच्छी सी रहती है ना, खुरदुरी सी रहती है, रफ सी रहती है, रफ रहती है ना, जैसे उस पर ऐसे रगड़ोगे कचाक तो जल जाएगी। तो ये क्या है, फ्रिक्शन हो रहा है। जितनी रफ होगी उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा है तो वो जल जाएगी। जितनी स्मूथ हो जाती है, खराब हो जाती है, स्मूथ हो जाती है ना, उसकी रफनेस खत्म हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। तो स्मूथ होते ही क्या होता ही नहीं है ना। तो जो अपन ये तिल्ली जला पा रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जला पा रहे हैं। तो एडवांटेज देखो कितने सारे इसके, है कि नहीं है ना एडवांटेज। ऐसे बोल बोल के समझाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं मैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो हाँ सर समझ में तो आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। तो फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? जो मशीन्स है ना, मशीन जैसे गियर्स होते हैं मशीन के अंदर, उसके अंदर भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है बच्चों, जो मशीन्स है उनके पार्ट्स खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पार्ट्स खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो घिस जाते हैं ना एक दूसरे से, टकरा के क्या होते हैं, घिस जाते हैं। तो घिस जाने से क्या होता है बच्चों, उनके पार्ट्स खराब हो जाते हैं। तो पार्ट्स खराब होने से क्या है, डिसएडवांटेज है कि नहीं है फ्रिक्शन का, है ना। पार्ट्स खराब हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो ये फायदा ना हुआ, नुकसान हुआ ना, ठीक है। जैसे गाड़ी के इंजन की बात करूं तो गाड़ी के इंजन में भी बच्चों क्या होता है, फ्रिक्शन होता है अंदर, है ना। जब भी तो आवाज आती है तो वहाँ पे जो अंदर गियर्स है उसमें भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। लेकिन वो खराब नहीं होते इजीली, क्योंकि उसमें क्या करते हैं बच्चों, ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डालने से क्या होता है, स्मूथनेस आ जाती है। स्मूथ होगा तो यार फ्रिक्शन कम होगा, है ना। तो एक नुकसान है कि जो मशीन है उसमें फ्रिक्शन होता है, मशीन्स के पार्ट्स में, और फ्रिक्शन होने से क्या होता है, वो घस के खराब हो जाती है, वियर एंड टीयर हो जाता है, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज देखो बच्चों, हम जब चलते हैं रोड पे तो देखा होगा जो हमारे सोल्स हैं वो घिस घिस के खराब हो जाते हैं, होते कि नहीं होते, जूते खराब हो जाते हैं ना। तो ये भी क्या है, एक नुकसान है कि नहीं है नुकसान। चल रहे हैं खराब हो जाते हैं, थोड़े दिन में चप्पल घिस गया है, कभी जूते घिस गया है, तो घिस क्यों रहे हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से। तो ये एक नुकसान हो गया अपना, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज, सोल्स खराब हो रहे हैं, किसकी वजह से बच्चों, वियर एंड टीयर की वजह से, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों फ्रिक्शन की वजह से हीट भी जनरेट होती है। क्या होती है, हीट भी जनरेट होती है, ठीक है। जब दो पार्ट के बीच में फ्रिक्शन होता है ना तो क्या होती है बच्चों, हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो भी क्या करती है बच्चों, डैमेज करती है ना, डैमेज करती है। जैसे मशीन के अंदर भी हीट जनरेट होगी, कभी देखा होगा इंजन कैसे गर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हुई, वो भी चीज़ों को क्या बोलता है, डैमेज करता है। तो एक तरीके से ये भी क्या है, नुकसान है। तो ऐसे बच्चों, जैसे मैं बात करूँ टायर्स की, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है बच्चों, टायर भी क्या होता है, घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, अपना नुकसान है। तो समझ में आया डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस फ्रिक्शन के फायदे भी है और नुकसान भी है ना। हर चीज़ के बच्चों फायदा और नुकसान दोनों होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया फ्रिक्शन का ये चीज़, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।